तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और हम लोग कर रहे हैं आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर का कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी हमारा चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 40 क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए एक बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं एक भिन्न, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, यानी जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो कह रहा है एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि करने पर तथा हर में 80% की वृद्धि करने पर मूल्य भिन्न, नई भिन्न और मूल्य भिन्न का कौन सा भाग होगा। तो पहले आप एक भिन्न की बात करें, ठीक है। तो भिन्न का मतलब होता है पी बटे क्यू। तो मान लीजिए कि एक भिन्न है जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में एक्स बटे बाई ए बटे बी कुछ भी लिख सकते हो एज यू लाइक। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मूल्य भिन्न कि चलो भाई हमने जो एक्चुअल भिन्न माना था, फ्रैक्शन माना, वो पी बटे क्यू माना, तो हमने मूल्य भिन्न लिख लिया। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि करने पर तथा हर में 80% की कमी, सॉरी 80% की वृद्धि करने पर नया भिन्न जो है वो मूल्य भिन्न का कौन सा भाग होगा। तो मूल्य भिन्न तो हमें पता चल चुका है कि सर मूल्य भिन्न है पी बटे क्यू। आप देखिए, आप यहां पर लिखिए नया भिन्न, ठीक है ना, न्यू फ्रैक्शन, नया भिन्न। तो भाई मूल्य भिन्न का अंश था पी, और पी में 40% की वृद्धि करने का मतलब है 100 में 40 जोड़ेंगे 140%। हर में 80% की वृद्धि करने का मतलब है कि क्यू गुने 80% का वृद्धि मतलब 100 में 80 जुटेगा। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 20 सते 140, 20 नमा 180, यानी P गुने 7 अब बटे Q गुने 9। तो देखिए भाई, P बटे Q तो यहाँ भी है, P बटे Q यहाँ भी है, लेकिन अंश में 7 से गुना हुआ और हर में 9 से गुना हुआ। तो परिवर्तन यही हुआ ना, 7 बटे 9। देखो ना, सिंपल सी बात है, P बटे Q तो हमारे पास पहले से ही था फ्रैक्शन में, लेकिन आपने अंश में 7 से गुना किया, हमने सॉल्व किया, क्योंकि कह रहे अंश में 40% की वृद्धि। प्रतिशत का मतलब 100% होता है, बेसिक जानकारी तो आपको पता ही होगा। 40% की वृद्धि यानी 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 हो गया, और 80% की वृद्धि यानी 180 होगा। 20 सते 140, 20 नमा 88, ठीक है। तो फाइनली P गुने 7 बटे Q गुने 9 बचा। तो अब बताइएगा कि नई भिन्न जो है वो मूल्य भिन्न का कौन सा भाग है। तो नया भिन्न सर जी था, नया भिन्न आया P गुने 7 बटे 9, और मूल्य भिन्न P बटे Q था। P बटे 7 गुना 9 बटे Q गुने 7 बटे P गुने 7 माफी चाहेंगे बटे Q गुने 9, और मूल्य भिन्न था P बटे Q। तो अब बताइए क्या परिवर्तन है, कौन सा भाग होगा। कहेंगे सर 7 बटे 9वां भाग होगा। क्यों? क्योंकि P बटे Q तो दोनों जगह दिख रहा है, लेकिन वो 7/9 हो गया, यानी 7 बटे 9वां भाग। और जी, बी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर है। और बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए। और बुक का भी नाम सुन रहे हैं कि आर एस अग्रवाल, जो लेटेस्ट वर्जन है ना 2023 का, जो नई किताब आई है चौड़ी वाली, उस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ना कि हम पुरानी बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। क्योंकि पुराने वाले किताब में थोड़ा लेवल कम था, क्वेश्चन हल्के हल्के थे, लेकिन जो नई किताब आई है ना उसका लेवल भी हाई है और क्वेश्चन भी बहुत ही दमदार है। और यकीन मानिए कि आपको एक बेहतर सॉल्यूशन देंगे। किताब और हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत दोनों में डिफरेंस रहेगा। किताब की भाषा, लैंग्वेज बहुत लंबा चौड़ा रहेगा, हम बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। सवाल एक आपके स्क्रीन के ऊपर है, करे एक्स वाई से 10% कम है। एक्स वाई से 10% कम है, तो वाई को मानिए 100, तो सर जी एक्स हो जाएगा 90%। तो कह रहा है बाई 125 से 10% अधिक है, यानी बाई की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 125 से 10% अधिक, यानी 110 बटे 100। 25 चक 100, 25 पचे 125, 2 बार में 55 बार में, अब 55 गुने 5 275 बटे 2 लिख सकते हैं बाई की वैल्यू। ये तो बाई की वैल्यू प्रतिशत में है, और ये बाई की एक्चुअल वैल्यू है। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो एक्स का मान देखिए, 275 बटे 2 को 137.50 भी कह सकते। बात यहां तक समझ में आई? बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बुक उठाकर देख लीजिए, वहां आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम जो आपको बताएंगे वो एक सटीक सॉल्यूशन रहेगा। कह रहे एक्स बाई से 10% कम है, एक्स
बाई से 10% कम है, तो बाई को 100 माने x हो गया 90। अब कह रहा है बाई जो है वो 125 से 10% अधिक है, यानी बाई का मान 125 से 10% अधिक है। तो 125 से 10% अधिक होने का मतलब है कि 125 का 110/100। फाइनली हमें पता चला कि अच्छा सर बाई की वैल्यू 137.50 है। देखिए जी, बाई की वैल्यू अंक में मतलब एक्चुअल में 137.50 है, और यहाँ बाई की वैल्यू प्रतिशत में 100%। तो जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ। और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। सर x का मान 90% होगा, तो आप 90% निकाल सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे, बटा में 2 गो 0 हो जाएगा 1 पर, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। चीजों को अच्छे से समझिए, उत्तर आप दे पाएंगे। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो। अब देखिए 137.75 गुने 9, 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, थोड़ा समय देना पड़ेगा। 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, 9 सत्ती 63, 4 67 हाथ में रहा 6, 9 तिया 27, 6 33 हाथ में रहा 3, और 9 3 12। और डिवाइडेड बाई 100 है तो डिवाइडेड बाई 100 करिएगा, तो 123.75। अगर ये आपके प्रश्न में कहीं पे आंसर है तो कहेंगे कि सर ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो ये आप उठाकर देखिए कि हमने आपको कितना सटीक सॉल्यूशन दिया, और किताबी लैंग्वेज जो है वो कितनी लंबी है। तो फिर आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा कि हमने आपको क्या बताया और किताब में क्या है। क्यों आप यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ, क्या ऐसी खास बात है राहुल सर और उनके कंटेंट में, ये बातें आपको यहाँ पे अब देखिए कहने से अच्छा है कि करके दिखा दें हम कुछ स्पेशल आपके लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो अब हमें नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई परेशानी होगी कि आप यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं और आपको समझ में ना आए या इस तरह की कोई भी समस्या उत्पन्न। सवाल, x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर लिख दीजिए x और यहाँ पे लिख दीजिए y। सवाल कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, x y से 10% अधिक, कंपेरिजन y से हो रहा है, जिससे तुलना हो उसको 100%, और कह रहा है कि x जो है वो 22 से 10% अधिक है, तो ये 110% हो गया। तो कह रहा है बाई x से कितना प्रतिशत कम है, तो y x से एक्चुअल में तो 10 कम है, लेकिन इसको प्रतिशत में डायरेक्टली नहीं कह सकते क्योंकि तुलना 110 से हो रहा है 100 से नहीं। कह रहे हैं बाई x से कितना प्रतिशत कम है, तो कहेंगे सर 10 कम है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि प्रतिशत कमी का, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100, और जब कमी होता है तो नीचे बड़ा वाला 110%, या फिर प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में फाइनल आंसर में प्रतिशत। कह रहे एक सवाल कि बाई x से कितना प्रतिशत कम है, तो ये मत सोचिएगा कि ये 10% अधिक है तो ये 10% कम है ना, क्योंकि तुलना 110 से होगा ना। तो कह रहे हैं कमी तो आपको 10 का ही दिखा होगा यहाँ इन दोनों के बीच, लेकिन प्रतिशत कमी चाहिए, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100, और जब कमी हो तो नीचे बड़ा वाला, और जब वृद्धि हो तो नीचे छोटा वाला। ये जानकारी मैंने आपको बेसिक क्लास में दिया होगा। देन 100/11 करेंगे तो 11 नंबर 99, 9.1/11% कम है जी। और ये आपके प्रश्न में कहीं ना कहीं तो दिखेगा भाई, 2 नंबर में ही दिख गया। बातें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो एकदम बेहतर तरीके से आपको एक लेवल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े हैं कुछ मकसद से, कुछ लक्ष्य को लेकर कि सर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, और उसमें हम वादा करते हैं कि आपको हम तब तक साथ देंगे जब तक आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक ना पहुंचा दे, जब तक आपको एक अच्छा पद ना दिला दे। सवाल है, एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या। एक बात याद रखिए, किसी संख्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तुरंत उतने ही प्रतिशत की कमी कर दी जाए। सुनिएगा हमारी बात, एक संख्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तुरंत उतने ही प्रतिशत की कमी कर दी जाए। तो वैसी स्थिति में संख्या में या वस्तु में या मूल्य में हमेशा कमी होती है। और आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो आप लिखिएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों जगह सेम है ना, तो आप लिखिएगा उभयनिष्ठ कमी बराबर, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार फिर से। तरह एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद बड़ी संख्या में 10% कमी करने पर जितना का वृद्धि उतना का कमी तो हमेशा कमी होगा। और उभयनिष्ठ कमी बराबर होता है कमी या वृद्धि का स्क्वायर बटे 100।
ठीक है, तो कमी या वृद्धि 10 का ही हो रहा था ना, तो 10 का स्क्वायर यानी 100/100, और ये फाइनली कट जाने के बाद एक उत्तर होता है, यानी हम कहेंगे सर 1% की कमी, कहीं ना कहीं ऑप्शन मूल्य संख्या से 1% कम होगा, जो डी नंबर ऑप्शन में है। तो चीजों को एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। और यकीन मानिए एक बार पढ़ने के बाद दोबारा जीवन में आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि सब कुछ तो पढ़ा हुआ ही है सर, कुछ छूटेगा ही नहीं हमसे या आपसे, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। देखिए ये आपकी किताब है जो हम आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे यहाँ पे। और जैसा कि हमने वादा भी किया है कि एक स्पेशल क्लास होगा आपके लिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है संख्यात्मक अभियोग्यता, और ये बहुत ही ट्रेंडिंग बुक है मार्केट में। और ये आर एस अग्रवाल का ये पुराना बुक ऐसा दिखता था। नवीन अंक गणित का भी हम बहुत जल्द सॉल्यूशन लाने वाले हैं एक नए बैच में, ठीक है जी। संख्यात्मक अभियोग्यता ये पुराना वाला है, इसी को एकदम लेटेस्ट वर्जन किया गया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा प्रश्न कम रहता था, लेकिन यहाँ पर तो मत पूछिए, सॉरी यहाँ पर तो मत पूछिए, इतना लेवल और इतना कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। समझिए इस चीज को। एक और तरीका कह रहे, एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% की वृद्धि। तो कह रहे हैं मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना। आप मान लीजिए पुस्तक की कीमत 100, गुना का साइन लगाइए, पहले 25% का कमी हुआ तो 75/100, फिर गुना का साइन लगाइए, बाद में 20% का वृद्धि हुआ तो 120/100, 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 चक 100, 4 तिया 12, 30 बार में 30 तिया 90। देखो जी, जो पुस्तक का प्राइस 100 था वो 90 पर जाकर अटका, तो क्या कहेंगे कि शुद्ध परिवर्तन 10% की कमी हुई। बिल्कुल समझ में आ रहा है यहां तक, देखिए तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह दीजिए सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बिल्कुल गणित को मक्खन की तरह, जी हाँ एकदम लपेटे में हमने ले लिया है, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे, मांझी द माउंटेन मैन बन के रहेंगे। नहीं, चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल कह रहा है किसी मकान के मूल्य में किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपया हो तो मकान का मूल्य कीमत क्या होगा। देखो जी, रुपया में मकान कितना है 2800, और जिसकी वैल्यू प्रतिशत में 2/7 का के बराबर है। कह रहे किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपया हो तो मकान का मूल्य कीमत क्या होगा। तो भाई रुपया में 2800, प्रतिशत में 2/7%, तो मकान का मूल्य कीमत, तो ऑब्वियसली सर जी कोई भी सामान प्रतिशत में 100% के बराबर है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2800, और ये 7 बटा के ऊपर बटा है तो 7 गुने 100%, और ये बटा में 2 है तो 2 रहने दीजिए, तो 14, और ये प्रतिशत था ना, प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हैं, 14 दूनी 28, 1400, 14 98, 98 पे 1 2 3 4, ये तो आपका काम है अच्छे से एडजस्ट करना। और ये आपके बी नंबर, कुछ नहीं है, मकान की कीमत 2800 रुपया है, लेकिन प्रतिशत में 2/7% के बराबर। कह रहे किसी मकान के मूल्य का 2/7% जो है वो 2800 रुपया, यानी जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ कर देंगे, और मकान का मूल्य कीमत पूछे, कोई भी वस्तु का जो मूल्य कीमत होगा वो 100% के बराबर होगा, जैसा कि आप देख पा रहे। चलिए एक और बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर हम लेके आ चुके हैं, क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है, और यकीन करिए बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के। देखिए बल्लेबाज ने बनाया 110 रन, आप बल्लेबाज ने बाउंड्री से कितना रन बनाया, बाउंड्री मतलब होता है चौका और छक्का से कितना रन बनाया। तो 3 चौका, तो 1 चौका में 4 रन, तो 3 गुने 4, और 8 छक्का, तो 1 छक्का में 6 रन, तो 4 तिया 12 और 8 छक्का 48, 48 12 60 रन जो है वो बाउंड्री से लगा। बातें समझ में आई। कह रहा है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया जिसमें 3 गो चौका तो 12 रन, 6 गो छक्का तो 8 छक्का 48, 48 12 60 रन, तो भाई ये बाउंड्री से ही लगा दिया। अब सवाल कह रहा है कि खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग्य के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर लिए। देखो जी आप ही बताइए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं
110 रन में आप चौका छक्का लगाए कई गो, कहेंगे सर 3 गो चौका लगाए तो 4 तिया 12 रन एजा लगा, और 8 गो छक्का लगाए तो 8 छक्का 48 रन, तो 48 12 60 रन आप बाउंड्री से बनाए चौका छक्का से। तो आप खुद ही बताइए कि आप दौड़कर कितना रन बनाए। तो कहेंगे सर 110 रन हम बनाए थे जिसमें हम 60 रन चौका छक्का से बनाए, यानी 50 रन दौड़कर बनाए होंगे। तो सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि कितना रन दौड़कर बनाए, कह रहा है कितना प्रतिशत रन, मतलब प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। तो कहेंगे सर 50 रन दौड़कर बनाए, कुल कितने में 110 रन में, और आप कह रहे हैं कि प्रतिशत में कितना प्रतिशत रन दौड़कर बनाया, तो कोई भी चीज प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से। बात एकदम बिल्कुल समझ में आया। कहेंगे कि सर 50 रन दौड़कर बनाए टोटल 110 रन में, अगर 100 में 50 बनाता तो 50% हो जाता, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन 50 बनाया 110 में, और इस चीज को प्रतिशत में कि कितना परसेंट विकेटों के बीच दौड़ा, तो 0 से 0 काट देंगे, 500/11 करेंगे तो 11 चक 44, 6 0 11 पचे 55, 45.5/11% रन जो है भाई वो विकेटों के बीच दौड़कर बनाया, जो बी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर है। कह दीजिए सर बिल्कुल सीख रहे हैं। बातें समझ में आई? कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक अच्छे अच्छे प्रश्न नहीं बनेंगे आगे चल के। यहां तक बोल दीजिए कि सर बिल्कुल क्लियर है और आगे बढ़िए आप। ठीक है, चलो फिर हम अगले क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आते हैं। लगभग आर.एस. अग्रवाल में 150 क्वेश्चन है, और प्रश्न कोशिश रहेगा कि 150 में 150 आपको बताए, एक भी ना छोड़े। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलता है मासिक आय। देखो जी, रुपया में कितना बढ़ा, रुपया में 72 रुपया बढ़ा, प्रतिशत में कितना बढ़ा है 2.2/3, तो 3 दूनी 6 2 8/3%। बस सिंपल है, वृद्धि का तुलना वृद्धि से। रुपया में कितना बढ़ा, कहेंगे सर रुपया में 72 रुपया बढ़ा, प्रतिशत में कितना बढ़ा, तो 3 दूनी 6 2 8/3%। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। अगर आपको उसकी मासिक आय चाहिए, मासिक आय मतलब मंथली इनकम, तो कोई भी चीज अपने आप में सर जी 100% आप मान सकते हो मासिक आय 100। देखो ये 3 नीचे था, तो बटा के ऊपर बटा है तो आप बटा के ऊपर बटा है तो आप ये 3 ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया। 8 नमा 72, 9 तिया 27, और 27 पर 2 गो 0 लगाइएगा तो कहेंगे सर जी 2700 रुपये हो गया उस व्यक्ति का। ऑप्शन में गलत है क्या? हाँ बिल्कुल गलत है जी, ये 970, ये 270 नहीं होना चाहिए, ये 2700 होगा। हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाइए हमारे सामने। बिल्कुल आपका 2700 ही करेक्ट आंसर है। ये टाइपिंग बच्चे के द्वारा मिस्टेक है, इसलिए 270 के जगह आप फील करिए कि वहां पे 2700 रुपया होगा। कैसा लगा? ठीक है, लगभग कम से कम 7 से 8 क्लास, और कोशिश रहेगा कि लंबा लंबा थोड़ा क्लास रखा जाए, 5 से 6 क्लास में या 6 से 7 क्लास में परसेंटेज के पूरे 150 क्वेश्चन को हम कवर कर दें, कोशिश रहेगा। लेकिन आपने भी सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, चलिए कह रहे 25% बिक्री कर। बिक्री कर का मतलब एक तरह का मान लीजिए डिस्काउंट हो गया, टैक्स हो गया। ठीक है, 25% बिक्री कर सहित एक रेडियो का मूल्य 825 रुपया है, तो बिक्री कर कितना होगा? समझिए, बिक्री कर का मतलब कि डिस्काउंट नहीं, टैक्स मान लीजिए। 25% बिक्री कर की बात करें, यानी आपने रेडियो दिया होगा 125%। बात समझ में आई? तो सवाल क्या कह रहे हैं, 25% बिक्री कर सहित एक रेडियो की का मूल्य 825 रुपया। देखो आपने रेडियो कितने में लिया, 825 में, और आप कितना बिक्री कर दी है, टोटल कितना परसेंट के बराबर है? कह रहे 25% बिक्री कर सहित, मतलब 25% मान लीजिए इस बिक्री कर को अगर हम एक नाम दे दे GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब 25% GST देने के बाद आप रेडियो खरीदे 825 में, यानी रेडियो का क्रय मूल्य 825 है लेकिन वैल्यू प्रतिशत में 125,
100% इसलिए नहीं लिए क्योंकि 100% तो रेडियो का दाम था, हम उसके ऊपर 25% जीएसटी दिए, जिसको बिक्री कर का नाम दिया गया है, तो वो 100-125 के बराबर है। और आपसे पूछ रहा है कि विक्री कर कितना होगा, तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है, आपसे पूछा गया है कि रेडियो का विक्री कर कितना होगा। तो कहेंगे सर रेडियो का बिक्री कर जो है वो 25% के बराबर है, तो 25 से भाग देंगे प्रतिशत से प्रतिशत, 5-25 125, 16 80, 5 25। कहेंगे सर रेडियो का जो बिक्री कर है वो 165 रुपए के बराबर है। और डी नंबर आपका जो है प्रश्न का सही उत्तर है और एक बेहतर उपाय है, एक बेहतर सॉल्यूशन है। कितना 165 रुपए, ये आपका करेक्ट उत्तर है। बहुत ही शानदार आज का सेशन अभी चल रहा है। उम्मीद है कि इसमें जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो आज के सेशन में आपको बेहतर तरीके से बताया जाए। बस बने रहिए, एक बेहतर तरीका, एक बेहतर कॉन्सेप्ट जो किताब से बिल्कुल भी नहीं मिलता होगा उसका जरूरत नहीं है, वो हम अपना खुद का कॉन्सेप्ट आपको दिख ही रहा होगा कि राहुल सर अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। हम जो है ना बहुत मस्त मौला इंसान है, जो मुझे समझ में आता है ना, जो मेरे दिल को पसंद है हम वही करते हैं, लोगों की बातों पर नहीं रहते हैं। हमें जो अच्छा लगे, ठीक है, कि भाई आज ये करना है तो वो करेंगे, तो हमारा जो मन करता है हम वो करते हैं। और आप देखिए कि बेहतर कर रहे हैं। एक दलाल की कमीशन दर 4% से 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, तो व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी है। देखो समझो इस चीज को, ये लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम भी मांझी द माउंटेन मैन है, हम भी घुमा देंगे अपने माइंड को। करे दलाल की कमीशन 4% की बजाय, समझो इस चीज को, एक दलाल की कमीशन 4% से 5, ठीक है, सुनो पहले लैंग्वेज ध्यान से समझो, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक दलाल की कमीशन दर 4% से 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है। तो व्यापार में सोचो, पहले उसको 4% का कमीशन मिलता था, अब मिलने लगा 5% का कमीशन, फिर भी कह रहा है कि हमारे आय में कमी आ गई। सवाल क्या कह रहा है कि उसकी सॉरी कमी नहीं, अपरिवर्तित। सोचिए ना, पहले आप 4 रुपया कमा रहे थे या 400 कमा रहे थे या 4000 कमा रहे थे, जहां 400 कमा रहे थे अब रोज का 500 रुपया कमा रहे, 1% बढ़ा ना, तो हमने 2 जीरो दिया तो उधर भी 2 जीरो, 4x 5x कर सकते हैं कि पहले, या फिर 4-5, पहले आप प्रतिदिन 4 रुपया कमाते थे और अब कमाने लगे 5 रुपया, फिर भी वैसे ही मुंह लटका हुआ। हमने पूछा क्या हुआ भाई, तो कहें सर देखिए ना, पहले 4 रुपया कमाते थे, अभी 5 रुपया कमा रहे, फिर भी आय उतना ही है, इनकम उतना ही है। हम बोले कैसे, तो यहाँ रुपया का नहीं है प्रतिशत का, तो बिजनेस कम गया होगा। सोचिए, मान लीजिए कि पहले 4% आप 100 रुपया पे कमाते होंगे, अब 5% 80 रुपया पे ही कमाते होंगे, तो 80 का 5% जो होता है 16 रुपया, अब 100 का 4%, ठीक है, तो उस तरह से, सॉरी 80 का 5, जो भी आंसर आए, ठीक है ना, तो जो भी आंसर आए 8-5-40, हाँ ये 5%, 4 वही होगा। तो सवाल है कि आपका आपका जो बिजनेस है वो छोटा हो गया होगा, भले आपको प्रतिशत ज्यादा मिलने लगा, 4% 5% मिलने लगा, लेकिन हो सकता है कि आपका जो क्या है व्यापार वो छोटा हो गया होगा। तो वही सवाल है कि 4 से 5 हो गया फिर भी व्यापार में कमी आई, तो कितने की कमी आई होगी व्यापार में, 1 की। कैसे, क्योंकि हम कह रहे 4 से 5 कर दिए फिर भी आय उतना ही रह गया, मतलब वो दिखाने के लिए 4 से 5 हुआ, हो सकता है बिजनेस छोटा रहा होगा तो उस पर 5% मिलता होगा, तो जहां वृद्धि हुआ वो ऑटोमेटिकली कमी का स्वरूप ले लेगा। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कमीशन 4% से 5% बढ़ गया, फिर भी आप कह रहे हैं कि आय हमारा उतना ही है, यानी दिखाने के लिए 4 से 5 बढ़ा, एक्चुअल में आपका व्यापार, क्योंकि कमीशन और व्यापार एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर आप कह रहे हैं कि कमीशन बढ़ गया और व्यापार छोटा हो गया तो लॉस में जाइएगा ना, ऐसे में तो कमी 1 का आया। थोड़ा सा मैं इसमें आपको क्लियरिटी नहीं दे पाऊंगा, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100, और जब कमी आए तो नीचे बड़ा वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा जीवन भर, कमी आए तो नीचे बड़ा वाला, और कहेंगे कि सर जी 20% की कमी। थोड़ा सा लैंग्वेज का फेर है इसलिए ज्यादा इसको हम समझा नहीं पाएंगे, लेकिन बस यही आंसर है आपका।
बात समझ में आई? 20% की कमी, 20% लॉस हुआ उसका व्यापार, जबकि आय बढ़ गया 4 से 5, लेकिन व्यापार कम गया। व्यापार कितना कम गया? 20% कम गया। देखिए चेक करके देखते हैं कि पहले व्यापार 100 था, अब व्यापार 80 हो गया। तो 100 था तो 4% मिल रहा था, 4/100, यानी आप कितना कमा रहे थे? 4 रुपये। अब व्यापार 80 हो गया तो 5% मिलने लगा, तो 80 गुने 5% यानी 5/100, 20/100, 20×100, 4, 5 से 5 कट गया। देखिए आय अपरिवर्तित है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे। चेक करके हमने देखा कि हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली हमने देखा कि जी बिल्कुल कह रहे हैं सर कि व्यापार में 20% की कमी आएगी। बातें बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए 10 सेकेंड के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रख दिया है। एक पेचकस और एक हथौड़ा का मूल्य बराबर है, मतलब जितना में आप खरीदेंगे पेचकस उतना में ही खरीदना पड़ेगा आपको हथौड़ा। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न कई बार कंफ्यूज होकर बच्चे छोड़ देते हैं। एक पेचकस तथा एक हथौड़े का मूल्य आपस में बराबर है यदि प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% की वृद्धि हो तथा प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में 3% की वृद्धि हो, तो 3 पेचकस तथा 3 हथौड़ा खरीदने में कितना मूल्य अधिक देना पड़े? देखो एक बार ट्राई करके आप लोग देखो, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये, ठीक है ना? सवाल बहुत ही बेहतरीन है, एक बार ट्राई करके आप देखिए, ठीक है? चलिए एक बार ट्राई करके देखें। मान लीजिए कि प्रत्येक पेचकस और प्रत्येक हथौड़ा का मूल्य आपस में बराबर है। ऐसा मान ले अपने मन से, कुछ भी जरूरी नहीं कि जो हमने माना वो बिल्कुल सही है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो। मान लेते हैं कि एक पेचकस और एक हथौड़ा का मूल्य 10 रुपया है। 1 रुपया भी मान लो, 20 रुपया भी मान लो, 100 रुपया, 1000, कुछ भी मान लो, आंसर बिल्कुल सेम होना चाहिए। हमने मान लिया कि चलो भाई 10 रुपया है, ठीक है, अपने मन से हमें अच्छा लगा 10, जरूरी नहीं कि आप 10 रुपया ही मानो, आप 100 मान लो, 50 मान लो, 1 मान लो, नहीं कुछ समझ में है। तो यहां पर जो प्रश्न कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है एक, हाँ, कह रहा है कि एक हथौड़े का प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% की वृद्धि तथा हथौड़े के मूल्य में 3% की वृद्धि हुई। तो 3 पेचकस और 3 हथौड़ा, देखिए 3 पेचकस प्लस 3 हथौड़ा, आप हमें बताइए कि 3 पेचकस और 3 हथौड़ा खरीदिएगा तो एक पेचकस और एक हथौड़ा का दाम 10 रुपया, कोई भी खरीदिए 10 रुपये पीस, तो 3 पेचकस का 30 रुपया और 3 हथौड़ा का भी 30 रुपया, आपको क्रय मूल्य कितना रुपया पड़ा? बात समझो, आपने बात करी क्रय मूल्य की, खरीद की, तो हम कह रहे हैं सर कि कह रहे हैं पेचकस और हथौड़ा का मूल्य आपस में बराबर है। हम अपने मन से माने कि चलो एक पेचकस या एक हथौड़ा खरीदोगे तो 10 रुपया, तो 3 पेचकस खरीदोगे तो 30 रुपया, 3 हथौड़ा खरीदोगे तो 30 रुपया, तो हमें क्रय मूल्य मिला 60 रुपया। अगर बात करें हम विक्रय मूल्य की, देखो एकदम शॉर्टकट है, एकदम मक्खन की तरह गणित समझ में आएगा। अगर बात करें विक्रय मूल्य की, तो 3 पेचकस का तो 30 रुपया आपका हो ही चुका है, लेकिन आप पेचकस को क्या कर रहे हैं कि पेचकस के मूल्य में 5% की वृद्धि, तो 105% करिएगा तो प्रतिशत हटाने पर बटा 100 आएगा, प्लस 3 हथौड़ा को भी 30 रुपया में खरीदे थे, तो 30 गुने एक हथौड़ा में कितना का वृद्धि कर रहे, 3 का वृद्धि, तो क्या 103/100 करे? बात बिल्कुल समझ में आया। अब बहुत ही सिंपल है कि 21 पचे 105, 20 पचे 100, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 21 तिया 63/2, प्लस यहां देखो सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, तो 103 गुने 3, 309/10, एलसीएम हम ले लेंगे 10, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, किताब से तो खैर आधा ही रहेगा, 5 बार में तो ये हो जाएगा 315,
2 पचे 10, 5 गुने 60 पचे 300, 3 पचे 15 और एक बार में हो जाएगा 309। तो 3 3 624, 15 9 24/10 यानी 6 रुपया 24, सॉरी हाँ 62 रुपया 40 पैसा, 62.40। तो आप बताइए कि आपको खरीदने में पड़ा 60 रुपया और बेचे तो आपको, क्योंकि बढ़ा के थोड़ा बहुत बेचे ना 3% और 5%, तो 62 रुपया 40 पैसा। सवाल कह रहा है कि खरीदने पर कितना मूल्य अधिक देना पड़ा। ठीक है, रुपया में नहीं बोल रहा है, रुपया में नहीं बोल रहा है, प्रतिशत में बोल रहा है कितना अधिक देना पड़ा। तो सर 60 वाला 62, यहाँ देखो 60 वाला जो है वो आपको 62 रुपया 40 पैसा देना पड़ा। तो आप खुद ही बताइए कि कितना अधिक दिए। कहेंगे सर अधिक दिए हम 2 रुपया 40 पैसा। प्रतिशत में कितना अधिक दिए, तो कहेंगे सर प्रतिशत में 2 रुपया 40 पैसा अधिक दिए। टोटल कितना में, 60 रुपया में। प्रतिशत का मतलब 100% की बात करें, पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100, 100 से 100 कंप्लीट, 6 चक 24, यानी हमने 4% अधिक दिया। और ये बी नंबर ऑप्शन। आप एक बार किताब उलट के देखिए और बताइए कि जो हमने लेवल दिया है और जो आपके किताब का लेवल है क्वेश्चन नंबर 51, दोनों में जमीन और आसमान का अगर अंतर है तो फिर आप हमारे साथ कंटिन्यू क्लास को अटेंड कर सकते हैं और बिल्कुल इंतज़ार कर सकते हैं कि राहुल सर के क्वेश्चन का लेवल और किताब का लेवल में जमीन और आसमान का अंतर होता है। किताब में देखिएगा एक्स वेक्स करके बनाएगा, जरूरी नहीं कि 10 रुपया, आप 1 रुपया भी करके बनाओगे ना उत्तर 4% ही आएगा, ऐसा नहीं कि वहां चेंज हो जाएगा। अगर चेंज हो गया तो समझो कहीं ना कहीं गलत बनाया हो। तो बात समझ में आई, कहिएगा सर हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आई। और आई तभी अगला क्वेश्चन आ गया समझ में, हाँ तभी हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। यहां तक कह दीजिए सर बिल्कुल समझ में आया, तब हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग कॉपी में नोट करिए, एक बार जल्दी से बताइए कि कैसा रहा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगर 52 की बात करें तो सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि एक कार का मूल्य 3,25,000 रुपया है। इसके मूल्य के 85% के लिए इसका बीमा किया गया। बीमा का मतलब इंश्योरेंस, मतलब मान लीजिए कि अगर कार डैमेज हो जाए तो 3,25,000 का 85% आपको कंपनी देगी, 15% आपका गया, लॉस हो गया। तो एक कार का मूल्य 3,25,000 रुपया है तथा इस मूल्य के 85% के लिए बीमा किया गया है तथा एक दुर्घटना में कार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा बीमा कंपनी अपनी बीमा मूल्य का मात्र 90%, देखो इन्होंने 85% किसका बोला था, इसका 85% बोला था। तो ये 85% जो है वो अपने आप में 100%, अपने आप में 100%, लेकिन उसका 90% ही दे पाती है कंपनी। तो कह रहा है कार के मूल्य तथा प्राप्त धन की राशि में कितना का अंतर हुआ। तो देखिए कार का मूल्य तो 3,25,000 है, तो हम देख लेते हैं कि हमें कितना प्राप्त राशि प्राप्त हुआ, मतलब कितना राशि प्राप्त हुआ। तो प्राप्त राशि, तो देखिए भाई 3 2 5 पर अगर 3 गो जीरो बैठाएंगे तो पहले कंपनी ने कहा सर हम 85% का इंश्योरेंस देंगे, 85/100, फिर गुना किए, बोला नहीं जितना बोले थे ना 85 का 90% देंगे, मतलब 85 को अपने आप में 100 मानिएगा, उसका 90% देंगे। जैसे मान लीजिए कि 1,000 का कोई सामान है और 80% बोला कि हम बीमा देंगे या 90% बोला कि 90% का इंश्योरेंस कर देंगे। 100 का 90, 1,000 का 90% या 10,000 का 90%, मान लीजिए कि 10,000 का कोई फोन है और कंपनी कह रहा है कि 90% का इंश्योरेंस देंगे, तो 10,000 का 90% होता है 9,000। अब 9,000 पे बोल रहा है कि नहीं 90% देंगे, तो 9,000 का 90% होता है 8100, यानी 10,000 की जगह 8100 का ही आपको रिकवर हो पाएगा, ऐसा बोला गया। तो 3,25,000 की कार है, 85% बोला था बीमा करेंगे, लेकिन 85% का 90% बीमा किया, यानी टोटल ऐसे होगा। ठीक है, और फाइनली जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, तो 2,48,625 आएगा। कितना आएगा, 2,48,625। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 2,48,625 क्वेश्चन नंबर 52 में। लेकिन कह रहा है कि जो राशि थी और जितना का इंश्योरेंस मिला,
इन दोनों के बीच कितना का अंतर होगा, तो घटा दीजिए 3,25,000 में 2,48,625 घटाइएगा तो आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 76,375 रुपया, यानी इतना रुपया आपका लॉस में गया। ठीक है, 76,375। कहिए सर बिल्कुल समझ में आया? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है समझ में। तो 52 क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कर दिया है आर एस अग्रवाल में। रेशियो का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने बोला है, सॉरी रेशियो नहीं, परसेंटेज अभी चल रहा है। ठीक है, एक्चुअली रेशियो होता क्या है ना कि वो इतना हाईलाइटेड टॉपिक है कि बार बार मुंह में रेशियो ही आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? इसके बाद आपको मैथ और भी आसान हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद। बस आप हमारे साथ बने रहिए, धैर्य संयम के साथ चीजों को कवर करते चलिए। एक और सवाल, एक सेल्समैन 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन देता है तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% अपना कमीशन काटकर शेष 31,100 रुपया वह कंपनी में जमा कर देता है। उसने कितने रुपए की बिक्री की? क्वेश्चन नंबर 53। एक बार चेक करिए कि क्या ये क्वेश्चन बनेगा? बनेगा? समझिए, कह रहे एक सेल्समैन का 10,000 तक की बिक्री पर 5% का कमीशन है कि भाई 10,000 का बेचेंगे तो 5% का कमीशन लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 10,000 से अधिक बिक्री पर 10,000 से अधिक बिक्री पर 4% अपना कमीशन काट कर, ठीक है ना, वो शेष 31,100 रुपया वह कंपनी में जमा करता है। तो एक बार बिल्कुल अच्छे से देखिए कि क्या ये बन जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो, पहले जमा कितना, मान लीजिए कि कितनी बिक्री राशि करी है। ठीक है, तो बिक्री की गई जो राशि है वो 100 रुपया है। तो पहले तो बोल दिया कि 10,000 तक का बिक्री करेंगे तो 5% का कमीशन लेंगे। तो 10,000 गुने 5/100 प्लस, यहां तक बात समझ में आया? यहां तक बिल्कुल आ गया होगा। प्लस अब कह रहा है कि 10,000 से अधिक बिक्री पर, ठीक है ना, वो 10,000 अपना कमीशन काटकर 4% रख लेता है। सवाल बिल्कुल ऐसे कह रहा है कि 10,000 से अधिक बिक्री पर वो 4% का कमीशन लेता है। तो 10,000 से अधिक बिक्री पर ना, 10,000 पर तो 5% ले चुका है। अब 10,000 से अधिक बिक्री पर तो x माइनस 10,000 करिएगा ना, x माइनस 10,000 तो करिएगा। कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल करेंगे। और इसके ऊपर कितना कमीशन लेता है? 4%, यानी 4/100। और ऐसा करने से फाइनली उसने कितनी धनराशि जमा कर डाली? कहेंगे सर उसने जमा कर डाली 31,000। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड। तो सवाल क्या कह रहे हैं कि वह 31,100 रुपया अपना कमीशन जमा कर देता है। तो उसने कितनी बिक्री, अच्छा 31,100 जमा कर दिया, यानी कुल बिक्री राशि x था और इसमें कितना कर दिया जमा? 31,100 रुपया, सॉरी 31,100। यहां तक देखो बिल्कुल सब समझ में आ रहा है। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल बहुत ही बेहतरीन है कि एक कमीशन एजेंट कहता है सेल्समैन कि वह 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन लेता है। अधिक बिक्री होगा तो 4% का कमीशन काटकर 31,100 रुपया कमीशन अपने बैंक में, मतलब अपनी कंपनी में जमा कर देता है। सवाल कह रहा है उसने कुल कितनी रुपए की बिक्री की? तो 100 रुपए की बिक्री की होगी, 10,000 पर 5% का कमीशन दिया, प्लस जो 10,000 जो बेचा उसमें से 10,000 छोड़ दिया, क्योंकि 10,000 से अधिक बिक्री पर वो 4% देगा। तो 10,000 निकाल दिया, 4% लिया। फाइनली वो जो जितना उसने बिक्री किया था उसमें से 31,100 वो जमा कर दिया। तो बिक्री राशि में 31,100, क्योंकि कमीशन तो जमा कर दिया, तो x माइनस 31,100। बहुत ही सिंपल है, 00 से 00 काटेंगे, ये 500 हो जाएगा और ये 25 बार में, तो x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू x माइनस 31100। यहाँ तक आप लोग कहिए कि सर समझ में आ रहा है? बिल्कुल यस या नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ देखो, ये
ये करना क्या है ना कि इसको एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, या फिर ऐसे कर देंगे, एक सेकंड। ये काफी थोड़ा लंबा चला जाएगा आपका। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना, थोड़ा सा मैं, ये क्वेश्चन लंबा जा रहा है और अब इसको सॉल्व करते करते काफी समय लग जाएगा। ये 500 उधर भेज दो फिर। x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू x माइनस 31,100, और ये प्लस वाला उधर माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 31,600। अब इसको इधर भेजोगे, ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, कहाँ गया भाई, हाँ 32,500। सॉल्व कर लेना। और आपने कितनी बिक्री राशि की है, तो बिक्री राशि आपने x किया और x की वैल्यू 32। ये इतना तो कर लोगे ना सॉल्व, ये गुना में जाएगा, घटाना वटाना ये आपका काम है। तो आपका जो उत्तर होगा वो ए नंबर होगा, 32,500 रुपये। बात आई समझ में? कहिएगा हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आई। और अगर आया तो ऐसे प्रश्न बहुत लेवल के हैं। ये मैंने ज़्यादा डीपली इसको नहीं किया क्योंकि ये नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 32,500। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशन आप खुद कर लोगे इतना। मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, ढांचा आपके लिए तैयार कर दिया है। चीज़ों को क्लियर कर पाना वो आपकी जिम्मेदारी है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, कोई नहीं कोई नहीं, बिल्कुल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% मित्र को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसा बचता है। तो आरंभ में लड़के के पास जेब में कितना खर्च था। तो आप ऐसा कर लो ना कि मान लो कि उसके पास पहले 100% था, ठीक है। प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में था 100%, ठीक है। प्रारंभ में 100 था, 100 में 80% मित्र को दिया, एक मित्र को दिया तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे। तो पहले 80% दीजिएगा, फिर 6% दीजिएगा, 6/, देख लो आपने कितना दे दिया। 100 से 100 कैंसिल, 20 चक 80, 20 पचे 100, 6 चक 24/5, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 20, कह रहा है एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक मित्र को और बची हुई राशि का 6% दूसरे मित्र को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे बचते हैं। एक सेकंड, प्रारंभ में 100 था, तो पहले हम यहाँ से बचत निकाल लेते हैं कि बचा कितना होगा इसके पास। तो 100 गुने 80 देने का मतलब है कि 20/100 बचा होगा, ठीक है। और उसका 6% शेष का दिया होगा, यानी 94/100 बचा होगा। ऐसे कर लेंगे, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर, भाई प्रारंभ में उसके पास 100% था, 80% दिया तो बचा कितना, 20/100, 6% दिया तो बचा कितना, 94/100। तो डबल जीरो से डबल जीरो, 20/100, तो आपका 94/5 आएगा। तो या ऐसे रहने दीजिए कि 94/5% बचत हुआ। रुपया में कितना बचा, 47 पैसा। कहेंगे सर रुपया में बचा उसके पास 47 पैसा, 47 पैसा, और प्रतिशत में 94/5%। तो बचत का तुलना देखो, ये बचत है ना, ये क्या है भाई, ये है सेविंग्स, ये क्या है, बचत है। तो कह रहा है कि बचत में आप बचा रहे हैं 47 पैसा, अब प्रतिशत में आप बचा रहे हैं 94/5%। तो बचत का तुलना बचत से, तो पूछ रहा है आरंभ में लड़के के पास कुल कितना था। तो आपको भी पता है कि सर आरंभ में जो बचत था वो 100% था। तो आप क्या कर दो, 47/94% गुने 100, और ये आपको पता है कि ये 5 नीचे था, ठीक है, 100% होगा, और ये 5 नीचे था तो ऊपर हो जाएगा। तो 47 दूनी 94, प्रतिशत से प्रतिशत, क्योंकि यहाँ 100% था ना, और ये 50, 50 पचे 250, क्या 250 पैसे। क्यों, क्योंकि भाई बचत पैसा में था ना 47 पैसा, तो 250 पैसा, और 250 पैसा जो है वो 2.5 रुपए के बराबर होता है। बातें समझ में आई? 250 पैसा 2.5 रुपए के बराबर में आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये एक बेहतर क्वेश्चन था आपके लिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको?
यस या नो में सब लोग जवाब दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके, चीजों को क्लियर कर सके। 250 पैसा का मतलब हुआ 2.5 रुपया, ठीक है। चलो फिर ओके, 20-20 क्वेश्चन का भी अगर हम शेड्यूल लेते हैं तो लगभग 7 से 8 क्लास तो आपको लग ही जाएगा। नहीं, एक कंपनी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष का 50% स्नातक, जिसको बीए कहते हैं, ठीक है। और शेष 180 स्नातकोत्तर हैं, तो स्नातक कर्मचारी कितने हैं? चलिए देखिए, आपको ये बात तो क्लियर है कि कुल कर्मचारी की संख्या प्रतिशत में होती है 100%। कुल कर्मचारी की संख्या प्रतिशत में होती 100%। एक कंपनी में 40% मैट्रिक पास है, शेष का 50% स्नातक, और जो बचा हुआ कर्मचारी है वो स्नातकोत्तर, ठीक है, जिसको हम लोग शायद पोस्ट ग्रेजुएट भी कहते हैं। तो स्नातक कर्मचारी कितने हैं, पहले ये समझ लो। पहले ये समझिए कि कुल कर्मचारी 100 था, तो 100 में 40% मैट्रिक पास है, ठीक है ना। देखो पहले एक एक कर करके निकाल लो कि भाई मैट्रिक कितना है। कहेंगे सर आपने ही लिखा है कि 40% मैट्रिक पास है। स्नातक वाले कितने हैं ये भी निकाल लो आप। तो देखो शेष का बचा तो 60% ही ना, क्योंकि 100 में 40% तो मैट्रिक पास है, शेष का 50% स्नातक, तो शेष तो 60 बचा, 60 का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, यानी 30%। बात समझ में आया? किसी भी चीज का 50% का मतलब हुआ 50%, 50% का मतलब हुआ आधा, तो 60 का 50% आएगा 30%, और ये 30% जो है वो स्नातक है। अब समझिए हमारी बात कि स्नातकोत्तर कितने होंगे। स्नातकोत्तर, जिसको शायद हम पोस्ट ग्रेजुएट भी कहते हैं, स्नातकोत्तर 40% मैट्रिक और 30% स्नातक, 40 30 70 तो ऐसे ही हो गया। कह रहा है शेष 180 कर्मचारी स्नातकोत्तर है, कहेंगे सर 40 30 70 यानी 30% स्नातकोत्तर होगा। और आपको पता है कि स्नातकोत्तरों की संख्या 180 है, प्रतिशत में 30%, और आपसे पूछ रहा है स्नातक, तो स्नातक भी तो 30% ही है, तो 30% से 30% कट गया, कहेंगे सर जितना स्नातकोत्तर था उतना ही स्नातक था, यानी ए नंबर ऑप्शन। बस कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का भाई पता नहीं है। अब देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो फिर आगे देखो क्या होगा, ये समझ नहीं आ। यहां तक सबको क्लियर है? कह दीजिए हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं और अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं, और अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। नहीं तो ये स्पेशल क्लासेस आपको दी जा रही है जिसमें आपके गणित को चकनाचूर करने की क्षमता रखता है। नहीं, यहां तक क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में से 40% अंग्रेजी में, शेष का 40% हिंदी में तथा शेष पुस्तकें उड़िया में। पुस्तकों की संख्या हमने मान ली 100%। पुस्तकों की संख्या हमने मान ली 100%। बात यहां तक क्लियर हुई? कुल पुस्तकों में 40%। देखो भाई अंग्रेजी में कितने हैं, कहेंगे सर अंग्रेजी में पुस्तकों की संख्या, लिखी गई पुस्तकों की संख्या 40। इसमें एक और बात है कि शेष का 40% हिंदी में, तो शेष कितना बचा 60, और 60 का 40%, ये किस भाषा में है भाई? हिंदी में। तो 60 गुने 40/100, डबल जीरो से डबल जीरो, 6 24% हिंदी में। बात यहां तक समझ में आई? और करे शेष पुस्तकें उड़िया में हैं, तो आप देखिए कि हमने कुल पुस्तकों की संख्या 100 मानी थी, अंग्रेजी में 40, हिंदी में 24, तो 40 24 को जोड़े तो आया 64%, ठीक है। तो आप बताइए उड़िया में कितना होगा? कहेंगे सर कुल पुस्तक 100 था, 100 में कुल पुस्तक 100 था, 100 में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर 64 हो गया, तो आपको 36% पुस्तकें जो मिली है वो उड़िया में मिली। सवाल कह रहा है एकदम मक्खन की तरह
कह रहा है कि यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 है, लीजिए उड़िया का जरूरत भी नहीं है प्रश्न में। हिंदी में पुस्तकों की संख्या 24% है और हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 है। कहेंगे सर पुस्तकों की संख्या 4800 है, अब प्रतिशत में 24%, यानी जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ। पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? तो आप ही ने बताया था कि कुल पुस्तकों की संख्या 100% है, तो हमने 100% से गुना कर डाला। 24 दूनी 48, 200 बार में, और 200 पर 2 जीरो और बैठा दीजिए। कुल पुस्तकों की संख्या 20,000 के बराबर है, जो बी नंबर ऑप्शन में विराजमान। लेवल में कोई कमी नहीं, पढ़ाने का तरीका बिल्कुल समझ में आ रहा है। यक्स कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। नाम मात्र कभी भी अगर रियर केस में एक आध बार एक्स यूज कर दे तो कह नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल आप देख पा रहे कि नाम मात्र कहीं पे एक्स का यूज किया जा रहा है। सही बात, बिल्कुल यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, और बिल्कुल आनी भी चाहिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बिल्कुल आप एक बार देखिए, एक बार बनाइए और चीजों को समझिए। सवाल कह रहा है कि एक अफसर के वेतन से 10% मकान भत्ता काट लिया जाता है, शेष का 20% वह खाने पर व्यय करता है, शेष का 20% वो आयकर देता है, और शेष का 10% वस्त्रों पर व्यय करता है। यदि इसके पास अभी भी 15,552 रुपया बचता है तो कुल वेतन, तो मान लीजिए कि व्यक्ति का कुल वेतन कितना था? 100%। अब इसने किया क्या 100% में? 100% या 100 गुने पहले 10% मकान का किराया दिया, तो बचा कितना? 90%, तो 90/100। कोई एक्स वेक्स का जरूरत नहीं। मान लीजिए कि कुल वेतन कितना है भाई? कुल वेतन सर जी 100%। पहले आपने 10% किराया दिया, हम यहाँ से लिख रहे हैं कि वो बचत कितना कर रहा था। 10% किराया दिया तो 90% बचाया ना, तो 90/100। अब कह रहा है कि 10 शेष का 20%, शेष हो चुका है, एक बार गुना किए ना, वो शेष में चले गए। शेष का 20% खाने पर, तो बचाया होगा कितना? 80/100, क्योंकि 20 तो खा ही गया। शेष का 20% आयकर देता, टैक्स, तो बचाया कितना? 80/100। तथा शेष का 10% वस्त्रों पर, तो बचाया कितना? 90/100। तो इसके बाद 52,552। चलिए वो बात की बात, यहाँ पहले प्रतिशत में बचत देख लेते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, 100 से 100 काटेंगे, 00 से 00 काटेंगे, 00 से 00 काटेंगे, 9 अठी अठी 64, अगुने 9 नमा 81 बटे 100। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि 64 गुने 81 अगर हम कर ले, 81 गुने 64, तो ये 4 होगा, और 8 चक 32 होगा, ये 6 होगा, और ये 8 चक 48 होगा। 4 8 11, 5 1 8 4, 5 1 8 4 बटे 100 कहेंगे, तो बचत हुआ 81.84%। कहेंगे, देखो माय डियर स्टूडेंट, कहेंगे हम कि भाई साहब रुपया में आपने कितना बचाया? आपने रुपया में बचाया 15,552 रुपया। प्रतिशत में आप बचा चुके हैं 5184, यानी 51.84%। तो बचत का तुलना बचत से कुल वेतन की बात करें तो कुल वेतन है 100%। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक बार और 100 हो जाएगा, और हमको लगता है कि ये 300 बार में हो जाएगा। I mean 3 बार में ये कट जाएगा पूरा पूरा, यानी 3 पर 1 2 3 4, यानी उसका वेतन 30,000 रुपया था, जो बी नंबर ऑप्शन है। देख लीजिए लेवल और बताने का तरीका कैसा लग रहा है आप सभी को। उम्मीद है कि एक बेहतर सॉल्यूशन हम कर पा रहे होंगे आपके लिए। ठीक है, 57 प्रश्न डील हो चुका है, 60 तक तो बिल्कुल आज हम चलेंगे। ओके, ताकि चीजों को बेहतर तरीके से क्लियर किया जा सके। लेवल में कोई कमी नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है, और बिल्कुल बताने का तरीका आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा। सब लोग कह दीजिए आ रहा है समझ में सबको, से यस या नो। बिल्कुल आ रहा है। चलो भाई, तो फिर अब क्या सोचना, जब समझ में आ रहा है तो ये खुशी की लहर है, खुशी की बात है।
सवाल एक और आपके स्क्रीन। एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का 20% बड़े बेटे को, शेष का 30% छोटे बेटे को तथा शेष का 10% दान कर दिया। इसके बावजूद भी उसके पास 10,800 रुपया बचता है। तो कुल आय, तो पहले आप बचत निकाल दीजिए। कैसे निकलता है? कुल आय को मान लीजिए 100, पहले कितना दिया? 20% बड़ा बेटा को दिया तो बचाया होगा 80/100। 30% छोटा बेटा को दिया तो बचाया होगा 70/100 और शेष का 10% दान कर दिया तो बचाया होगा 90/100। तो पहले आप देख लीजिए बचत। 100 से 100 कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल। 8 सती 56 और 56 गुने 9 होता है 504। अब बटे 10 करेंगे तो कहेंगे सर बचत हो गया 50.4। रुपया में बचत है 10080, प्रतिशत में बचत है 50.4%। तो बचत का तुलना, बचत से अगर किसी भी व्यक्ति का आय चाहिए तो आय जो होगा वो प्रतिशत में होगा 100%। ये कट जाएगा प्रतिशत और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा और ये हमको लगता है कि 504 दूनी 20 बार में कटेगा तो 20 पर 1 2 3 शून्य, यानी व्यक्ति की जो आय है वो 20,000 के बराबर है। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए नहीं बच्चे कहते हैं कि गणित मानो तो मक्खन। सब जगह क्यों नहीं कहते हैं, यही सिर्फ क्यों कहते हैं क्योंकि बात है, कुछ तरीका आपको शायद समझ में आता होगा, कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं। आप देखिए 57 नंबर हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, और एक बार आप 57 नंबर अपनी किताब को उलट कर देखिए, आपको फर्क अपने आप दिखेगा। ये जो हमने 57 नंबर बताया है और एक बार आप किताब उलट के देखिए, आपको फर्क जमीन और आसमान का फर्क रहेगा और कहेंगे कि नहीं ये एकदम बेस्ट तरीका है सर जो आप बता रहे हैं और हमारा तरीका बिल्कुल ही बेस्ट रहेगा। तो ये आपको दिख पा रहा है, ठीक है ना। चलिए जी, 58 हो गया। 59 की बात करें तो 59 नंबर क्वेश्चन बड़ा ट्रिकली है। एक छात्र को 45 डिग्री, ये देखो ये है 45 डिग्री 27 मिनट, ये 45 डिग्री 27 मिनट, यानी ये डिग्री का सिंबल है और ये मिनट का सिंबल है। बात याद रखना इस चीज को। अगर 2 लकीर रहेगा तो सेकंड का सिंबल हो जाएगा। तो कह रहा है एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया। चलो बहुत अच्छी बात है, एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया और जो कोण बनाया वो 45 डिग्री 27 मिनट का बना दिया लड़का गलती से। तो कह रहा है कोण बनाने में कितना प्रतिशत का त्रुटि हुआ। तो देखिए आपको बनाने के लिए कितना कहा गया 45 डिग्री और आप कितना बना दिए 45 डिग्री 27 मिनट। तो आप बताइए ना कि त्रुटि का मतलब होता है गलती, तो आप कितना त्रुटि दिए कि 45 की जगह 45 27 बना दिए। कहेंगे सर 27 मिनट का त्रुटि हो गया। कितने का त्रुटि हुआ? 27 मिनट का। तो वही कह रहा है कोण बनाने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो हम कहेंगे कि चूंकि हमें 45 डिग्री को कोण बनाने को कहा गया तो व्यक्ति ने 27 मिनट की त्रुटि कर दी। और अगर 27 मिनट में बटा में 60 कर दे, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है ना कि ये जो सिंबल है ये मिनट का सिंबल है और अगर आप इसको घंटा में बदल दें, क्योंकि घंटा और डिग्री दोनों का सेम सिंबल होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको आप 45 डिग्री भी कह सकते हैं, 45 घंटा। तो कहेंगे 45 डिग्री का कोण बनाने में 27/60 डिग्री का त्रुटि हुआ। कहिएगा सर 60 कहाँ से आया? ये मिनट था ना, बटा में किए तो घंटा हो गया। कोई भी चीज अगर मिनट, क्योंकि एक लाइन पर आएगा तो वो मिनट का सिंबल, और ये जो है ना ये डिग्री भी कह सकते हैं और घंटा भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज है। तो कहेंगे कि 45 घंटा कहिए 45 डिग्री, कि चूंकि 45 डिग्री का कोण बनाए तो हमको 27/60 का त्रुटि हुआ। अगर हम 1 डिग्री का कोण बनाने में पूछते तो कितना का त्रुटि होता? तो 27/60। तो 45 में जब उतना है तो 27 एक में कम होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/45। ठीक है, लेकिन कह रहा है कोण बनाने में प्रतिशत त्रुटि। कोई भी चीज अगर प्रतिशत में पूछ रहा है कि भाई अगर 100% का त्रुटि चाहिए, ठीक है, 100% का त्रुटि चाहिए, ठीक है, या फिर 100% की बात करें कि इतना में कितना का त्रुटि होगा, तो 27/60 गुने 1/45 गुने 100 के सर 100 कहाँ लाए? भाई पूछ रहा है प्रतिशत में त्रुटि। अब प्रतिशत का मतलब ही होता है 100%। जब तक 100% नहीं रखेंगे
अब कैसे पता चलेगा कि कितना % का त्रुटि हुआ? तो 9 तिया 27, 9 पचे 45, 20 पचे 100, 20 तिया 60, 3 से 3 सब कुछ कट गया तो कितना प्रतिशत का त्रुटि? कटने पर 1 और घटने पर 0। कहेंगे सर 1% का त्रुटि, क्योंकि सब तो कट ही गया। यानी ये आपका फाइनल उत्तर हो गया 59 नंबर को। लेवल कैसा लगा? तरीका बताइएगा कैसा लगा, ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सेशन आपका गुजरता हुआ आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल तक का हम आपको लेके जाएंगे। एक और सवाल हम बिल्कुल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है ना? पूरा 20-20 का कम से कम सेशन रहे तो अच्छा लगेगा, और उम्मीद है कि 59 नंबर क्वेश्चन आपको हम जितना हो सके उतना समझा पाए होंगे। कह रहे हैं देखिए 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया, बना दिया भाई 45-27, 45 डिग्री 27 मिनट। ये किस चीज का सिंबल है? एक ठो लाइन, ये मिनट का, और आप इसको डिग्री भी कह सकते हो, और अगर जबरदस्ती कहिए कि हम घंटा कहेंगे तो गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, घंटा भी कह सकते हो, ठीक है? कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप कहिएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री, और अगर कोई कह दे 20 आवर तो कहेंगे दोनों सही है, लेकिन ज्यादातर डिग्री का ही यूज होता है इसलिए हम इसको डिग्री कहते हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% आयकर देता है और इस कर पर उसे 10% अधिभार देना पड़ता है, तो शुद्ध देय कर की दर क्या है? देखो बहुत ही सिंपल है। व्यक्ति के पास 100 है, पहले 30 का टैक्स दिया तो 30 का टैक्स दिया तो 70/100, फिर उसके ऊपर 10 का टैक्स दिया तो बचाया कितना? 90/100। यहाँ से बचत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? पहले 30% का जीएसटी दिया तो टैक्स दिया तो 70/100, फिर उसके ऊपर 10% दिया तो 90/100। 00 से 00, 00 से 00, 9 सत्ती 63% बचत किया, तो टैक्स दिया कितना, या आयकर का ये दिया कितना? 100 में 63 घटा दीजिए, 33, 63 है ना, 9 ये मिस्टेक नहीं लग रहा है थोड़ा बहुत? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। रुकिएगा। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 30% आयकर देता है, तो पहले आप आयकर देखिए कितना दिया। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 100 में 30% आयकर दिया तो 30/100, तो कहेंगे सर 30% का आयकर दिया, 30 रुपया का आयकर दिया, ठीक है? और कह रहा है इस कर पर उसे 10% अधिभार देना। अधिभार का मतलब पता है क्या होता है? कि जो टैक्स आप दिए ना, ब्याज के ऊपर ब्याज देना। जैसे मान लीजिए 100 रुपया ब्याज दिए, अब वो रखा हुआ रह गया, उसके ऊपर ब्याज दिया। अधिभार का मतलब भार के ऊपर भार, टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है ना? तो आपने यहां से टैक्स कितना % दिया? 30% का दिया। अब देखिए कि आप अधिभार कितना दे रहे हैं, तो अधिभार दिया जाता है टैक्स के ऊपर टैक्स, तो टैक्स का कितना % अधिभार दे रहे? 10%, यानी 10/100, 0 से 0, 3% का अधिभार दे रहे, तो टोटल आपने कितना अधिभार दिया? 30 यहाँ, 3 यहाँ, 33%। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे माइंड में रहा। फाइनली हमने आज का क्लास कंप्लीट किया। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे आज के सेशन में। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे हम आपको लगवाएंगे, और बिल्कुल समय अनुसार जितना कहा गया है उतने ही समय में आपको कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। बस बने रहिए हमारे साथ। ओके, बाय बाय।